अस्सलाम क्लास। अच्छा, बीएसएन हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के मतलब जीआई के जो डिसऑर्डर्स थे उसमें से एक है हेपेटिक एब्सेस। ठीक है, अभी तक हमने जो पीछे पढ़े हैं वो है अपर जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स, लोअर जीआई ट्रैक्ट के डिसऑर्डर्स और स्मॉल इंटेस्टाइन्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स के डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंड नाउ दिस वन इज abscess, that is also called liver abscess. So let's start. So this is the structural representation of the liver. ये उन्होंने आपको एब्सेस दिखा दिया, ये आपको इन्फ्लेमेटरी सारा पार्ट दिखा दिया है, उन्होंने ये वेन्स दिखा दिए हैं ब्लू ब्लू, और ये आर्टरीज शो करवा दी हैं। एंड दिस इज एज यू गाइस नो लिवर. A liver abscess is as a pus-filled mass in the liver that can develop from injury to the liver or an intra-abdominal infection. ये इसकी डेफिनेशन है लिवर एब्सेस की कि जो लिवर है, ये एक लिवर में जो एक लिवर एब्सेस होता है वो क्या होता है, अ पस फिल्ड मैस बन जाता है. दिस इज अ पस फिल्ड मैस. ठीक है, इन द लिवर दैट कैन डेवलप फ्रॉम इंजरी, जो कि किसी इंजरी की वजह से भी बन सकता है लिवर को, और एन इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन, मतलब आपके एब्डोमिनल में जीआई ट्रैक में. ठीक है, मतलब जो आपके लिवर के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं, मल्टीपल ऑर्गन्स हैं, अदर ऑर्गन्स की इन्फेक्शन की वजह से भी लिवर में एब्सेस बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या जो सर्कुलेशन होती है इनकी, वो जो जीआई ट्रैक से आ रही होती है, स्प्लीन से आ रही होती है. ठीक है, जो आपके नियर बाई ऑर्गन्स है, जो वहाँ से जो ब्लड सर्कुलेशन आ रही होती है ना, वो लिवर से होके देन आगे जाती है. तो इसकी जो सर्कुलेटरी इसका जो मैकेनिज्म होता है, इन्फेक्शन जाहिर बात है जब ऊपर वाले ऑर्गन्स में जो उसके नियर बाय ऑर्गन्स है उसमें इन्फेक्शन होगा, तो जब एक सर्कुलेशन हो रही है तो उसकी वजह से जो इन्फेक्शन है वो भी ट्रांसमिट होगा, ट्रैवल होगा, और जब वो ट्रैवल होगा तो वो जाके लिवर के सेल्स को, लिवर को इन्फेक्ट करेगा, और उसकी वजह से इसमें पस फॉर्मेशन हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हेपेटिक एब्सेस. अ पस फिल्ड डेफिनेशन, अ पस फिल्ड cyst inside the liver is termed as a liver abscess. ये जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ये पस फिल्ड सिस्ट बन गई है. ठीक है, जिसके अंदर पस है. अच्छा, नाउ व्हाट इज पस, मतलब एक जो पस फिल्ड इंफ्लेमेशन हुई है जिसकी वजह से ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो वो क्या चीज है पस, आप लोग सबको ऑलरेडी पता है. सो इट इज अ येलोइश और ग्रीनिश कलर फ्लूइड कंटेनिंग डेड white blood cells, living and dead bacteria as well as fragments of dead tissues. ठीक है, तो उन्होंने पास बता दिया कि पास से येलोइश और ग्रीनिश सा फ्लूइड होता है जिसके अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, जो जितने भी होते हैं ये डेड टिश्यूज होते हैं. ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं. आगे हमारे पास जो लिवर एब्सेस है उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं. ये जो लिवर एब्सेस है वो दो तरह से होता है. ठीक है, मतलब जो एक पास की फॉर्मेशन होती है ना वो दो तरह से होती है. नंबर वन इज पायोजेनिक एंड द सेकंड वन इज एमीबिक. पायोजेनिक एब्सेस जो होती है वो पास फिल्ड कैविटी होती है, मतलब एक पास फिल्ड कैविटी बन जाती है. जैसे बेड सोर्स और प्रेशर सोर्स नहीं बनते, तो मतलब वो स्किन को पूरा डिस्ट्रॉय कर देती है और एक कैविटी टाइप का स्ट्रक्चर बना देती है. मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन और ड्यू टू इलनेस और ट्रॉमा. कोई ट्रॉमा हो या कोई इन्फेक्शन हो या कोई इंटरनल इंजरी है या कोई इलनेस हो या उसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है, और मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो इन्फेक्शन है. उसके बाद हमारे पास आ जाता है. अच्छा, और उसके बाद ये है कि इसमें बस इसमें ये है कि ये जो बायोजेनिक एब्सेस बनता है वो दो तरह से बन सकता है, ट्रॉमा की वजह से भी, इलनेस की वजह से और इन्फेक्शन की वजह से भी. ठीक है, लेकिन जो एमीबिक लिवर एब्सेस है ना, ये सिर्फ इन्फेक्टिव जो एजेंट्स होते हैं जैसे कि एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ये बैक्टीरियल एजेंट है. ठीक है, उसकी वजह से होता है. दोनों में बनती ही कैविटीज ही है पासफिल्ड, लेकिन उसका जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, मतलब उसका जो एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो दो तरह से हो सकता है, जिसमें इन्फेक्शन हो सकता है, इलनेस, ट्रॉमा हो सकती है. ठीक है, और इसमें सिर्फ एंटीमीबा हिस्टोलिटिका एक जो इन्फेक्टिव एजेंट है इसकी वजह से बनती है. आगे हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉजेस.
अभी तक हम देखें तो अभी तक हमने पढ़ा है कि जो लिवर सिरोसिस है, मतलब लिवर एब्सेस है, ये किस तरह से होता है। नंबर वन हमने पढ़ा कि ये पस फिल्ड सैक बन जाता है, कैविटी बना देता है जिसके अंदर पस होती है और वो लिवर में बनती है। ठीक है, ये यूजुअली दो चीजों की वजह से होती है, बैक्टीरियल और इन्फेक्टिव मटीरियल्स की वजह से। बैक्टीरिया की वजह से या इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से, और बैक्टीरिया होगा तो सारी बात है वो जाके उस जगह को इन्फेक्टिव कर देगा, और इन्फेक्शन तो ऑलरेडी इन्फेक्शन हुआ ही है तो उसकी वजह से फर्दर इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज जब जनरेट होते हैं तो ऑब्वियसली पस फिल्ड कैविटीज या पस फिल्ड स्ट्रक्चर सैक्स बन जाते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स में जो हमें शो होता है वो है फीवर, एब्डोमिनल पेन, जॉइंटिस वगैरह। ट्रीटमेंट जो होती है हम सारी बात है जो साइलेंट सिम्टम्स उनको भी ट्रीट करेंगे और अंडरलाइन कॉजेस को भी ट्रीट करेंगे, और जो इन्फेक्शन हुआ है इन्फ्लेमेशन हुई हुई है उसमें हम सारी बात है कि हम ये एंटीबायोटिक्स, और अगर एब्सेस है तो उसको ड्रेन वगैरह करवाएंगे। अभी उसके बाद हमने पढ़े थे, दो टाइप्स हमने पढ़ी थी हमें, बायोजेनिक दैट कंटेन pus and caused by the bacteria, and infection जो था वो spread करता है from the other parts of the body। ठीक है, जो अदर जीआई ट्रैक के ऑर्गन्स है, सॉरी अदर पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स है, मतलब जीआई ट्रैक के जो अदर पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्प्लीन हो गया, उसके नियर बाय ऑर्गन्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है वहाँ पर अमीबिक। इसमें क्या होती है, इन्वेजन होती है किसकी, इन्फेक्शन की। किसकी वजह से, ये जो हमारे पास एक एजेंट है ना एंटीमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, जो इन्फेक्शन होता है, जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी इन्वेजन हो जाती है, इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसके कॉजेस। तो नंबर वन कॉजेस हमारे पास क्या है, बैक्टीरियल, पैरासिटिक और फंगल इन ओरिजिन। मतलब जो इन्फेक्शन है वो या तो बैक्टीरियल, उसका जो ओरिजिन है वो बैक्टीरियल भी हो सकता है, पैरासिटिक भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन जो है वो इन तीनों की बेसिस पे हो सकता है। अच्छा, आगे बताया उन्होंने कि 85 to 90% ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियल और पायोजेनिक, मतलब जो ये जो लिवर एब्सेस है उन्होंने बोला है कि 80 to 90% जो ये होता है ये बैक्टीरियल इन्वेजन की वजह से होता है। ठीक है, बैक्टीरियल ओरिजिन होता है इसका, या तो पायोजेनिक। और पायोजेनिक में हमने क्या पढ़ा था कि ये किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है, किसी अंडरलाइंग इलनेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि आपके जीआई ट्रैक के बहुत सारी ऐसी इलनेसेस हैं। ठीक है, जो कि इसको होने में इसमें हेल्प कर सकती हैं इसको, कि ये भी कॉज कर सकती है अंडरलाइंग कॉजेस। ठीक है, उसके बाद वापस आ जाता है बैक्टीरियल। बैक्टीरिया एसेस द लिवर विया वाया द बिलरी ट्री और पोर्टल वेन्स। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाली लाइन थी कि 85 to 90% जो बैक्टीरियल वो इन्फेक्शन है, लिवर एब्सेस है, वो बैक्टीरियल और पायोजेनिक है। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जो लिवर एब्सेस है, ठीक है, वो अदर ऑर्गन्स की वजह से क्यों हो रहा है, तो उसमें जो इसका आंसर है वो ये है कि जो बैक्टीरियल एसेस मिल रहा है ना लिवर को, वो क्यों और कैसे मिल रहा है, वो इसकी वजह से मिल रहा है, वाया बिलियरी ट्री की वजह से। और बिलियरी ट्री क्या होता है, और पोर्टल वेन्स क्या होती है, जो बिलियरी ट्री है ना ये नेटवर्क ऑफ डक्ट्स होती है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं बाइल फ्रॉम द लिवर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब जो बाइल होती है उसको ट्रांसपोर्ट करती हैं आपके लिवर से लेके स्मॉल इंटेस्टाइन तक। ठीक है, और इसके अंदर तीन तरह की डक्ट्स होती है। एक होती है हेपेटिक डक्ट होती है, जो कि कलेक्ट करती है बाइल को फ्रॉम द लिवर लोब से लेके, ठीक है, लिवर लोब से लेके तो आगे उसको ट्रांसफर करती है, जो हेपेटिक डक्ट होती है, विच कलेक्ट्स, ठीक है, बाइल फ्रॉम द लिवर लोब्स, मतलब लिवर लोब से लेती है। ठीक है, हम बिलियरी ट्री की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी डक्ट आती है वो होती है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, जो सिस्टिक डक्ट है विच जो कि कनेक्ट करती है जाके गॉल ब्लैडर को कॉमन बाइल डक्ट्स के साथ। अभी तक हमने पढ़ा है, दो डक्ट्स पढ़ी है हमने। बिलियरी ट्री का फंक्शन पढ़ा है कि जो बिलियरी ट्री है ये क्या करता है, ये एक नेटवर्क ऑफ डक्ट्स होता है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है बाइल को थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें नंबर वन आ जाती है हेपेटिक डक्ट। ठीक है, जो कि कनेक्ट करती है बाइल को फ्रॉम द लिवर लॉब्स, मतलब उधर से कलेक्ट करती है बाइल को लिवर लॉब से लेके आती है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारे पास आती है सिस्टिक डक्ट्स, मतलब हेपेटिक डक्ट के बाद आती है सिस्टिक डक्ट। जो सिस्टिक डक्ट है वो गॉल ब्लैडर को कनेक्ट करती है टू कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट जो आगे फर्दर अदर ऑर्गन्स को ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, और जो कॉमन बाइल डक्ट है ना वो कैरी करती है बाइल को लिवर में से टू गॉल ब्लैडर एंड देन स्मॉल, मतलब जो लिवर में से आ रही है ना बाइल, वो कॉमन बाइल डक्ट लेके आएगी गॉल सॉरी कॉमन बाइल डक्ट लेके आएगी लिवर के तक, लिवर से गॉल ब्लैडर तक, और गॉल ब्लैडर के बाद वो जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। ठीक है,
अच्छा, अब सिंपल इसका जो फंक्शन है ये तो हमने पढ़ा ना कि इसमें क्या क्या होता है, इसमें इसका क्या प्रोसेस है सारा। अब जो बिलियरी ट्री है इसका फंक्शन क्या है, ये लिवर में जाके इसमें ये क्या हेल्प करता है, ये इंडाइजेशन जो हम खाना खाते हैं, ये जो भी हमारा जो प्रोसेस होता है बॉडी का, उसको ये डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर जो बाइल है उसका क्या काम है, वो इमल्सीफाई करती है, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो फैट्स होते हैं ना उसको इमल्सीफाई करती है ताकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जाए और जो हम खाना खा रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन में। लेकिन अगर इस पूरे सिस्टम में इसका जो पूरा एक फंक्शन है, इनके डक्ट्स में कहीं भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, ब्लॉकेज आ जाती है, तो ये जाके क्या वो जो गॉलस्टोन्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन होती है, जॉइंटिस हो सकता है, या जो डक्ट्स हैं उनके अंदर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। और सिंपल सी वही सी बात है कि अगर उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होगी तो जो पोर्टल वेन है, ठीक है, जो के मेजर ब्लड वेसल है, ठीक है, पोर्टल वेन क्या है आपकी मेजर ब्लड वेसल है, जो कि कैरी करती है ब्लड। मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जो नियर बाय आपके ऑर्गन्स होते हैं, जीआई ट्रैक्ट, स्प्लीन एंड पेंक्रियाज और ये लिवर, इसके अंदर जो ब्लड की फॉर्मेशन होती है और सर्कुलेशन होती है, ये उसमें हेल्प करती है क्या, पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट टू स्प्लीन एंड देन टू पेंक्रियाज टू द लिवर, ठीक है। तो डिलीवरिंग ये क्या, इसका क्या काम होती है, डिलीवर करती है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब फ्रॉम द इंटेस्टाइन टू द लिवर, ठीक है, फॉर प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज। जिसका ये मतलब है कि जो न्यूट्रिएंट्स होती है ना, उन ये जो ऑब्जॉर्ब हो रहे होते हैं किसमें, इंटेस्टाइन्स में, जो इंटेस्टाइन्स में ऑब्जॉर्ब हो रहे होते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये उसको जो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये उसको लेके जाती है लिवर में, ताकि जो प्रोसेसिंग और जो स्टोरेज और ऑब्जॉर्प्शन होनी है ना उसके अंदर वो हो सके। लेकिन अगर ये क्योंकि बिल्कुल ट्री ने फंक्शन करना छोड़ दिया, उसके डिस्ट्रक्शन आ गया है, उसमें ब्लॉकेज हो गया, तो उसकी वजह से पोर्टल में डिस्टर्ब हो रही है, पोर्टल में डिस्टर्ब हो रही है तो ऑब्वियसली जो उसको अपने फंक्शन के लिए, एक डाइजेशन और प्रोसेसिंग के लिए जो उसको एक काम करना चाहिए वो डिस्टर्ब हो रहा है। जब वो डिस्टर्ब हो तो ये डिटॉक्सिफाई कर देती है मटेरियल्स को, कि वो आगे सिस्टमिक सर्कुलेशन को भी डिस्टर्ब करे। तो इसी जो पोर्टल वेन की ऑब्स्ट्रक्शन या डिस्ट्रक्शन होगी, इसमें जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से पोर्टल हाइपरटेंशन भी हो सकती है, ठीक है, इसकी वजह से ये उसको कॉज करती है पोर्टल हाइपरटेंशन। अदर कॉजेज में आ जाता है बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जो बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन, जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो उसकी वजह से ये पोर्टल वेन और बिलियरी ट्री ऑलरेडी डिस्टर्ब हो ही जाएंगे आपके। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिवर्टिकुलाइटिस। डिवर्टिकुलाइटिस का आपको पता है कि डिवर्टिकुलास बन जाते हैं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जब इन्फेक्शन होता है, तो उसकी जो बसल लेयर है, आउटर लेयर है, उसमें एक पाउच बनने शुरू हो जाते हैं, मतलब डिवर्टिकुलाइटिस होते हैं, ठीक है। तो ये डिवर्टिकुलाइटिस मतलब कि जो आपके लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है, और कोई भी ट्रॉमा मिला है आपके जो लिवर है उसको, उसकी वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारे कॉजेस पढ़े हैं, ठीक है। आईबीएस मतलब हाई इंफ्लेमेटरी बाउल डिजीज, उसकी वजह से भी, क्योंकि वो पूरा इन्फेक्टेड है तो जो न्यूट्रिएंट्स उसने एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, तो वो पोर्टल सर्कुलेशन के जरिए लिवर तक पहुंचेंगे नहीं, तो लिवर अपना प्रोसेस नहीं कर सकेगा, जो उसने स्टोरेज करनी है वो नहीं कर पाएगा, तो उसकी वजह से उसको फर्दर इन्फेक्शन होगा, कैच करेगा और उसकी वजह से उसको फर्दर प्रॉब्लम वगैरह होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इन मेडिसिन और बायोलॉजी, a tuberculum is an outpouching of a hollow or a fluid-filled structure in the body, depending upon the length of the structure are involved. Diverticular are described as being either true or false. In medicine, the term usually implies that structure is not normally present. मतलब कि जो एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का, वो नॉर्मली भी प्रेजेंट नहीं होता, जो एक ऐसे इस तरह करके हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है, वो उसका स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं रहता, उसमें एक मल्टीपल डिवर्टिकुलर्स बन जाते हैं, आउट पाउचिंग हो सकती है, उसकी स्ट्रक्चरल डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है। ये उन्होंने डिवर्टिकुलम को डिस्क्राइब किया, ठीक है। ये पिक्चर भी उन्होंने दिखा दिया कि ये वैसे ये वाली जो ये चीज है ना, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर आके वापस, लेकिन ये जो है ना, ये उन्होंने उन्होंने उसको फोकस करके दिखा दिया कि ये डिवर्टिकुलस बनी है, ठीक है, डिवर्टिकुलम अगर जिसका डिवर्टिकुलम बोलते हैं, ये छोटे छोटे आउट पाउचिंग होगी उसकी सरफेस के लीफ जो होते हैं, ये उन्होंने फैटी टिश्यूज दिखा दी है, ये ओपनिंग दिखा दी है कि इनसाइड ऑफ दी जो डिवर्टिकुलर्स है वो इनसाइड ऑफ दी ओपनिंग में वो किस तरह से दिखते हैं, कि पास फिल्ड हो जाते हैं, मैसेज बन जाते हैं अंदर, बड़े बड़े से जरा कैविटीज बना देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा हमने
निकल्ट वर्टिकल उनको दिखाया कि उसकी आउटगोइंग होती है तो उसकी शेप किस तरह की होगी, और ये उन्होंने अटैचमेंट सही दिखा कि इस तरह से किस तरह ऑर्गन आता है उसमें। उसके बाद वापस आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स और एब्सेस। जब एब्सेस होता है तो उसमें हमें क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। फीवर होता है, पेन होती है, फीवर कोई पेन इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रही है, चिल्स एंड अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ कोल्डनेस इन द एटमॉस्फेयर। अगर आपको ये है तो एब्सेस है तो ऑब्वियसली जब आप एटमॉस्फेयर में जाओगे तो आप एक अनप्लेजेंट सी कोल्डनेस फील होगी, ठीक है। रिकॉर मीन स्टिफनेस और रिजिडिटी ऑफ द मसल्स। जो आपके मसल्स हैं या आपकी जो मसल लेयर है बॉडी की, उसमें स्टिफनेस आपको ना सख्त सख्त सा फील होता है, मतलब आपके मसल्स बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं, मतलब आपकी जो स्किन है वो बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। राइट अपर क्वाड्रेंट में डिस्कम्फर्ट होगी, डायरिया, वेट लॉस होगा, इंटरकोस्टल टेंडरनेस में मतलब जो पेन और डिस्कम्फर्ट होगी ना, यहाँ पे होगी। जिस भी एरिया ऑफ द बॉडी है ना, जो स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, व्हेन वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रेशर टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द बॉडी, वी विल फील पेन एंड डिस्कम्फर्ट अराउंड द एरिया, ठीक है, वेयर वी आर अप्लाइंग प्रेशर। वोमिटिंग, nausea and anorexia. Anorexia means loss of appetite. इन्वेस्टिगेशंस एक्सरेज करवाएंगे, एलएफटीज लिवर फंक्शन टेस्ट करवाएंगे। एलएफटीज मींस लिवर फंक्शन टेस्ट। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन्स, ब्लड को स्टूल आरईज करवाएंगे एंड ब्लड टेस्ट। तो सिटी स्कैन क्या है, ये लोग सिटी स्कैन की पिक्चर दिखा दिया कि जो हम सिटी स्कैन करवाएंगे तो उसमें जो ये शेडो दिखा रहे हैं ना, वो ये एब्सेस है सारा। ये उन्होंने सारा एब्सेस दिखा दिया कि ये सारा एरिया एब्सेस्ड है, same as it is shown in the picture. Next is this treatment, medical treatment, medications prescribed or cephalosporin, tetracycline, metronidazole and chloroquine, ठीक है। ये सारी मेडिकल मैनेजमेंट है अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग कॉजेज, अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट प्रेजेंटेशन। ये हम जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स जो सुटेबल लगेगा वो हमको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको मेडिसिन देंगे। नेक्स्ट इज कॉम्प्लिकेशंस। अब इसमें हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं जब हम जब भी किसी भी पेशेंट को लिवर एब्सेस होता है और ये कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे पहुंच जाता है तो इसके साथ अगर हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज न्यूमोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स, जो कि लंग्स हैं, जो उनकी वॉल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। प्लूरल इन्फ्यूजन, अक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस। रप्चर ऑफ द लिवर एब्सेस इनटू द प्लूरल कैविटी, मतलब जो एक लिवर एब्सेस बना हुआ है, पस की फॉर्मेशन, पस कैविटी, पस सैक बना हुआ, वो फट जाएगा, ठीक है, वो रप्चर हो जाएगा कहाँ पे, प्लूरल कैविटी में, और जो कि जाके कर देगा emphysema, pus in the pleural cavity, ठीक है, pus की फॉर्मेशन हो जाएगी emphysema pleural cavity के अंदर। पेरिटोनाइटिस आपको पता है ये एब्डोमिनल से रिलेटेड है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होती है जी, ये एब्डोमिन की मसल, ठीक है, उसमें क्या कर देगा ये इन्फेक्शन कर देगा। पेरिटोनियम में ये थिन मेम्ब्रेन्स होती है, ठीक है, जो कि हमारी पेरिटोनियम मतलब इनर वॉल ऑफ द जो एब्डोमेन की इनर वॉल होती है उसको लाइन करती है, ठीक है, मतलब जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है उसको कवर करती है, ठीक है। और ये क्यों होती है, इट इज कॉज्ड by an infection. It is usually caused by infection and due to bacteria that is entering into the peritoneal cavity through the perforation of the GI tract, जो कि rupture appendix और परफोरेटेड अल्सर्स वगैरह, ठीक है, या लिवर एब्सेस। अब इसमें तो अपेंडिक्स की बात नहीं होगी, इसमें तो अल्सर्स की बात नहीं होगी। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि रप्चर हो जाती है तो वो पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंच जाती है, तो इसमें अपनी क्या बात है कि जो रप्चर ऑफ लिवर एब्सेस, इसमें लिवर एब्सेस की रप्चर हुई है वो पेरिटोनियल कैविटी तक पहुंच गई, ठीक है। सेप्सिस का तो आप सबको पता है क्या होता है, इट इज अ पोटेंशियल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जिसमें क्या हो जाता है कि बॉडी में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं ना आपके इन्फेक्शन जो ट्रिगर करता है, ठीक है, उसकी वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो कि फर्दर क्या करती है, आपकी ऑर्गन की डिसफंक्शनिंग कर देती है और उनका फेलियर कर देती है, क्योंकि जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज्यादा फैल जाता है अराउंड दी डिफरेंट ऑर्गन्स। इसमें भी फीवर होती है, रैपिड हार्ट बीट हो जाती है, और इवन सेप्टिक शॉक भी हो जाता है पेशेंट को, जिसमें जब ब्लड प्रेशर होता है वो ड्रास्टिकली ड्रॉप कर जाता है टू द मिनिमम लेवल, ठीक है। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर भी हो जाता है इसमें, जो कि हाई रिस्क है।
आगे हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट करानी, ऑब्वियसली अगर एब्सेस है तो उसकी हम ड्रेनेज तो करेंगे, ठीक है। तो इसमें रिपीटेड अल्ट्रासाउंड करवा दी, ठीक है, ताकि अगर अगर पेशेंट की ड्रेनेज करनी है तो हमें पता चलता रहे कि ड्रेनेज किस हद तक हो गई है। और अगर हम नीडल, जैसे हम नीडलिंग तरीके को करते हैं तो नीडल एस्पिरेशन इस परफॉर्म करते हैं ना, नीडल एस्पिरेशन इस परफॉर्म, तो हम रिपीटेड अल्ट्रासाउंड उसमें इसलिए करवाते हैं कि हमें बैक टू बैक पता चलता है कि इसमें कितनी परफोरेशन हुई है और कितनी एस्पायर हमने कर लिया। और इसमें क्या फॉर दिस पर्पज हमें जो 16G का वो LP नीडल चाहिए होती है, ये स्पेशली नीडल होती है फॉर ड्रेनेज। एंड 14, ठीक है, IV कैनोला में चाहिए होता है नीडल इस, ठीक है, ये नहीं। और लेकिन इसलिए हम जाकर यूज करते हैं कि वो एज हम लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर उसको यूज करते हैं। आगे हमारे पास आ जाती है नर्सिंग डायग्नोसिस में एक्यूट पेन है और इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन है, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन उससे रिलेटेड और बहुत ही सारी आपकी जीआई ट्रैक इन्वॉल्व हो रहा है, उससे भी रिलेटेड ना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ऐसे पेशेंट्स की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, उससे रिलेटेड हो सकता है। और इसी के साथ इसी से रिलेटेड अपने नर्सिंग इंटरवेंशंस बना दिए, तो गिव एनाल्जेसिक्स टू रिलीव पेन। अगर अपने पेन पेन के रिलेटेड करना है तो अपने पोजीशन चेंज करते रहना है, एनवायरमेंटल कंफर्ट उसको प्रोवाइड करनी है, गिव हिम snacks instead of large meals, as well as balanced diet, as well as encourage the patient for intake of balanced diet, assist the patient psychologically, मतलब उसकी anxiety को remove करने की अपनी कोशिश। These are the references for your topic. If you want to go through this topic from your books, medical and surgical nursing, ठीक है। That's it for today. Okay, class, thank you so much. So this is it for today. Good luck. खुदा हाफिज।